हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एक न्यू टॉपिक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज आप स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो उसके पहले अगले वीडियो में हमने क्या देखा था उसके रिगार्डिंग में थोड़ी आपके साथ बातचीत करूंगा। ठीक है, ओके। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि भाई हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल्स आई थिंक वो लाइक है, तो उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। अगर वो डिसलाइक है मीन्स के वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसके पास लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करके बताया था एक कूलम्स ने। कूलम्स का इक्वेशन था K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर आपने एक वो जो K की वैल्यू थी वो K इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। तो हमारा जो कूलम्बियन फोर्स है वो एक मीडियम पे डिपेंडेंट है। देन आफ्टर आपने एक परमिटिविटी फाइंड आउट की थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी? इट इज द एब्जॉर्ब ऑफ द सम फोर्स इफेक्ट। ठीक है, इट इज़ द एवरेज ऑफ द सम इफेक्ट, फोर्स इफेक्ट। तो वो फोर्स इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है। अगर आपकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो वो आपकी फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर वो जो आपकी परमिटिविटी होती है वो आपकी फ्री स्पेस में सबसे कम होती है। देन आफ्टर आप बीच में कोई एक मीडियम रखेंगे तो मीडियम पर वो डिपेंड होती है कि भाई उसकी परमिटिविटी कितनी है। तो ऐसा आपका कूलम्बियन फोर्स एक मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो सभी मटेरियल की परमिटिविटी डिफरेंट होती है। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट की थी बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमने फाइंड आउट की थी कि भाई इट इज़ द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा हमने रेशियो निकाला था। इट इज़ नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और ऐसा हमने मीन्स के उसका इक्वेशन निकाला था कि भाई फोर्स का भी उसके साथ रिलेशनशिप है, ऐसा भी हमने इक्वेशन निकाला था। ठीक है, कि भाई फोर्स इन एयर अपॉन द फोर्स अपॉन मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। देन आफ्टर आपने स्टडी किया था कि भाई हमारा जो मैग्नीट्यूड, हमारा जो फोर्स का इक्वेशन मिल रहा है, इट इज़ द ओनली फॉर मैग्नीट्यूड और रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट इज़ नॉट शोइंग द डायरेक्शन। पर डायरेक्ट हमारा जो फोर्स होता है इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी इज द रिप्रेजेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इट डायरेक्शन। बट हमारा जो फोर्स का इक्वेशन था ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने एक कूलम्स लॉ भी देखा था। देन आफ्टर आपका जो कूलम्स लॉ होता है ओनली फॉर एक 2 पॉइंट चार्ज के लिए केपेबल होता है। ठीक है, पर हमारे नेचर में हमारे एक से ज़्यादा मोर चार्जेस होगा, तो उसका भी आपने प्रिंसिपल देखा था। इट इज़ नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशंस। ठीक है, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इफेक्ट से आपने ऐसा फाइंड आउट किया था कि भाई कोई एक ही चार्ज पार्टिकल्स को आप टारगेट कर रहे हो, और एक ही चार्ज पार्टिकल को जो आपने टारगेट किया हुआ है वो चार्ज पार्टिकल्स पे सभी सारे जो चार्ज पार्टिकल हमारी जो सिस्टम में होते हैं वो सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहे होते हैं। कोई फोर्स लगा रहा होता है भाई रिपल्सिव फोर्स, कोई फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। देन आप हमको फाइंड आउट करना कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो हम क्या करेंगे वो सभी सारा फोर्स का एडिशन कर देना है। ठीक है, इट इज़ नॉन एज सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो ऐसे हमने फाइंड आउट किया था। देन आप हमको आज स्टडी करना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, इज अ एरिया, इट इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक दूसरी कोई क्वांटिटी होती है जो उसका एक स्पेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के एक स्पेस होती है। जैसे कि हमारे नेचर में एक वन चार्ज पार्टिकल्स है, वन चार्ज पार्टिकल्स कैन अप्लाई द फोर्स ड्यू टू द अनदर चार्ज पार्टिकल्स। one charge particles can apply the force on another charge particles, and one charge particles applying the force on material it have the no charge, even them is applying the force। अगर एक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वन चार्ज पार्टिकल्स एक मटेरियल पे फोर्स लग रहा है, वो मटेरियल पे पास एक नेट चार्ज 0 होता है, ऐसा भी होता है? तो उसका नेट चार्ज 0 है तब भी उस पर फोर्स लग रहा है। हाँ, ऑब्वियसली आपने देखा था इंडक्शन में। ठीक है, आपने इंडक्शन प्रोसेस में आपने देखा ही था कि भाई हमारे जो मटेरियल होती है तो मटेरियल पे नेट चार्ज उसका 0 होता है। नेट चार्ज कैसे 0 होता है? क्योंकि उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतना ही नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ उसमें इक्वल है, इसलिए उसका नेट चार्ज हमने फाइंड आउट किया था कि भाई 0 है। अगर नेट चार्ज उसका 0 है तो उस पर कूलम्बियन फोर्स कैसे लगेगा? अगर नेट चार्ज उसका 0 है तो उसमें कूलम्बियन फोर्स कैसे लगता है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ कि हमारे पास ऐसी कोई एक बॉडी अवेलेबल है, हमारे पास ऐसी कोई एक बॉडी अवेलेबल है जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। ओके, तो नंबर उसका टोटल चार्ज कितना हुआ? भाई 0, उसका टोटल चार्ज हुआ 0।
ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि भाई एक मेरे पास एक दूसरी बॉडी भी अवेलेबल है, उसका नेट चार्ज है नेगेटिव, ठीक है, उसका नेट चार्ज है नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव चार्ज है तो मैंने ये वाला रोड, इसका मैंने नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ प्लास्टिक रोड, क्योंकि प्लास्टिक के रोड के पास होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई उसका तो नेट चार्ज 0 है और उसके पास चार्ज अवेलेबल है, देन आफ्टर मैं उसकी नियर में ले जाता हूँ, मैं उसको टच नहीं करवाता हूँ, मैं उसको कांटेक्ट नहीं करवाता हूँ, ठीक है, इतना मैंने डिस्टेंस रखा, इतना मैंने डिस्टेंस रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई उसमें जो सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव चार्ज ये एंड तरफ आ गए और सभी सारे जो नेगेटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए, ठीक है। ओके, तो ऐसा उसने मीन्स के हमको फाइंड आउट हुआ, वो सभी सारे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खड़े हो गए और सभी सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे मिस के उसका जो कूलम्बियन फोर्स है उसका आप इफेक्ट फाइंड आउट करोगे तो उसका जो मिस के नेट चार्ज है वो तो 0 आएगा, उसका नेट चार्ज 0 है, उसके पास चार्ज अवेलेबल है, सपोज कि उसके पास चार्ज अवेलेबल है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज उसके पास अवेलेबल है। तो आप कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन एप्लीकेबल मिस के अप्लाई कीजिए कि भाई एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, बट उसका तो नेट चार्ज 0 हो गया, तो यहाँ पे तो फोर्स 0 आना चाहिए, तो ये तो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स नहीं लगा रहा होता तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेंडमली डायरेक्शन में होते, बट आपने देखा कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे लाया तो ये सभी सारे नेट चार्ज यहाँ पे आ गए, सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए और सभी सारे नेगेटिव चार्ज दूर हो गए। क्यों नेगेटिव चार्ज दूर हो गए? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और क्यों पॉजिटिव चार्ज एक एन ऊपर नियर आ गई? क्योंकि उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये सभी सारे चार्ज पार्टिकल्स है ना, वो बॉडी से भी रिमूव होना चाहते हैं पर वो बॉडी में से रिमूव नहीं होगा। क्यों बॉडी में से रिमूव नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक आपका मटेरियल खत्म हो गया और देन आपने यहाँ पे एयर है, तो एयर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ऐसा आपने स्टडी किया था इंसुलेटिंग मटेरियल में, ठीक है। तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल में वो ट्रैवल करके बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही आपका जो नेगेटिव चार्ज है, सभी सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहता है। कहाँ तक? इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। पर वो भी नहीं जा सकता। क्यों वो भी नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी खत्म हो गई है। ध्यान पर वहाँ पे इंसुलेटर, इसके यहाँ पे एक एयर आ गई है, एयर आपकी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। देखिए, तो यहाँ पे सभी एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सभी एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पे जो लगने वाला फोर्स है, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का रॉड रखा है और यहाँ पे मैंने एक दूसरी मटेरियल रखी है, उसकी भी इसका डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए कि भाई ऐसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और सपोज के है R। और दूसरा देखिए कि भाई ये नेगेटिव से एक दूसरा भी इफेक्ट हुआ कि भाई सभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चले गए, तो यहाँ से AN लेके A तक का डिस्टेंस आप देखिए, तो A डिस्टेंस आपका लार्ज है और A डिस्टेंस आपका कम है। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई ये जो कम वाला डिस्टेंस होता है उसका फोर्स की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। ऐसा आपने कूलम्ब्स लॉ में आपने स्टडी किया। देखिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है इस कंपेरिजन टू नेगेटिव और नेगेटिव के चार्ज के बीच में, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है। और आपने कूलम्ब फोर्स में ऐसा भी स्टडी किया था कि भाई कूलम्ब फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर से वो डिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स फाइंड आउट होगा वो मैक्सिमम होगा और इन दोनों के बीच का जो फोर्स फाइंड आउट होगा वो मिनिमम होगा। तो आपको कोई इफेक्टिव फोर्स फाइंड आउट हुआ, आपको कोई एक नेट फोर्स फाइंड आउट हुआ, नेट फोर्स आपका फाइंड हुआ अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो आप कूलम्बियन फोर्स से नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो क्या कूलम्बियन फोर्स आपका रॉन्ग है? का तो आपका ये इंडक्शन प्रोसेस में, जो इंडक्शन प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ, दिस इज अ पोलराइजेशन, ठीक है। तो आपका इंडक्शन प्रोसेस का तो रॉन्ग होगा, का तो आपका कूलम्बियन फोर्स रॉन्ग है, का तो दोनों रॉन्ग है। कूलम्बियन फोर्स रॉन्ग नहीं है और आपका इंडक्शन प्रोसेस भी रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपको कूलम्ब्स लॉ से फोर्स क्यों नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस बॉडीज, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस बॉडीज, ठीक है। तो आपका ये जो कूलम्ब फोर्स है तो वो एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स के अपना एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, इसमें से आप कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स को आप चूज कर सकते हो और इन दोनों चार्ज पार्टिकल का डिस्टेंस आप मेजरमेंट कर लो और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपके पास है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हो कूलम्बियन फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ द बाय द इंडक्शन प्रोसेस। ये जो फोर्स लग रहा है एक इंडक्शन से लग रहा है, क्या लाया? एक इफेक्ट से लग रहा है, एक या ये वाला इफेक्ट से लग रहा है। आपकी जो नेगेटिव चार्ज वाली जो इफेक्ट है इससे यहाँ पे फोर्स लगा, इसलिए ये सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, देन आफ्टर सभी सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो एक दूसरी प्रोसेस से भी फोर्स लग सकता है, कि दूसरी प्रोसेस थी, इट इज़ नॉट एज अ इफेक्ट,
एक इफेक्ट से फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा है, तब भी इसमें से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए और नेगेटिव चार्ज दूर हो गए, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस रखा है तो भी ये फोर्स लगा रहा है, ख्याल आया। तो आप डिस्टेंस रखोगे तो भी आपकी बॉडी पर फोर्स लगेगा। तो वो कैसे लगता है, कोई भी आप बॉडी पे आपको फोर्स लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको टच करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बिना टच हुए ही इस पे इफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो ये जो वाला फोर्स लग रहा है वो फोर्स है विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। आपका फोर्स टू टाइप का होता है, का तो आपको जो फोर्स लगाना है मटेरियल पे, आपको कोई के बॉडी पे आपको फोर्स लगाना है, अगर तो आपको पुल करना है, का तो आपको उसको पुश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको मीन्स के आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी अवेलेबल है, इस एक मेरे पास एक बॉडी अवेलेबल है, इस बॉडी को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे, चलो मैंने इतना डिस्टेंस रख दिया और मैं देखता हूँ कि भाई ये बॉडी हिली या नहीं हिली, नहीं हिला। क्यों नहीं हिला, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फोर्स लगाना है वो एक कॉन्टेक्ट से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैंने कॉन्टेक्ट दिया, ध्यान पर मैं फोर्स लगाता हूँ और ध्यान पर वो एक बॉडी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चली गई। जैसे मुझे इस साइड ले जाना तो मुझे इस साइड से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे इस साइड ले जाना है तो इस साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा। बट मैं एवरी टाइम में क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट, मैं एवरी टाइम में क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट। बट आपने यहाँ पे देखा कि भाई बिना कॉन्टैक्ट ही सभी चार्ज पार्टिकल्स, सभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए और सभी चार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने यहाँ पे बॉडी रखी और मेरा हाथ ऐसा आया और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली गई, ऐसा आपने देखा होगा ओनली पर म्यूजिशियन में, ठीक है। म्यूजिशियन ऐसा करता है कि म्यूजिक शो में आपने देखा होगा कि भाई ऐसा म्यूजिशियन आया और उसने ऐसा हैंड रखा और ये आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हिल के दूसरी जगह पे चला गया, चलाया। बट यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पे एक म्यूजिक ही हो रहा है कि भाई आपने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा, उसके साथ हमने कांटेक्ट नहीं करवाया, देन आफ्टर ही सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले गए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चले गए, दूर से देख के ही चले गए, वो ऑब्जेक्ट को दूर से देख के ही सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई इंडक्शन प्रोसेस। अपने इंडक्शन प्रोसेस से एक चार्जिंग भी फाइंड आउट किया था, क्या लाया। तो ये वाली प्रोसेस को हम क्या देखते हैं भाई, इंडक्शन प्रोसेस। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई बिना कॉन्टेक्ट के कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे कैसे फोर्स लगा रहा है। ऐसा फोर्स आप स्टडी भी कर चुके हो 11th में, बिना कॉन्टेक्ट वाला फोर्स। क्या आपको मालूम है कौन सा फोर्स था वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का मीन्स के मेन पर्पस क्या था कि भाई जिस बॉडी के पास मास एलिमेंट अवेलेबल है, तो इस बॉडी के पास मास एलिमेंट अवेलेबल है और हमारी अर्थ पे भी मास एलिमेंट अवेलेबल है, तो दोनों मास मटेरियल के पास एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स बिना कॉन्टेक्ट ही फोर्स होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अर्थ ने अपना हाथ लंबा किया और ये फोर्स को अपनी तरफ खींच लिया, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो आपने देखा ही था कि आप ऐसे ही उसकी तरफ वो खींच रही है, तो वो एक इफेक्ट से खींच रही है। एक कौन सी इफेक्ट है, दिस इज नॉन एज अ फील्ड। एक ऐसी एक फील्ड है, एक ऐसा एक उसका एरिया कवर हुआ है उसकी अराउंड, कि जिस एरिया में अगर आपका पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो पार्टिकल को इजीली अपनी तरफ खींच लेगा। अगर यही पार्टिकल ने आपने एक फ्री स्पेस में रखा तो क्या अर्थ खींच पाएगी? नहीं खींच पाएगी। क्यों नहीं खींच पाएगी? क्योंकि उसका इफेक्ट ही वहाँ तक नहीं है, उसका इफेक्ट ही वहाँ तक नहीं है। चला है। और वैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने इतना डिस्टेंस रखा था, तब भी यहाँ पे सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, बट मैंने इतना डिस्टेंस रखा तो मैंने देखा कि वह पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ही है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कम हो गया। तो वैसे ही अर्थ का भी इफेक्ट कम हो जाता है। जब आपका एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है तब कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं आ जाता। क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि उस पर कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई मीन्स के आपका जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे एक रिमेनिंग पोजीशन पे ही रह गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट उसकी जीरो हो गई है। चला यहाँ पे उसकी इफेक्ट जीरो हो गई है, इसकी कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रही है। ठीक है, ओके। तो उसका जो मीन्स के उसकी अराउंड जो एरिया होगा वो उसका एरिया ख़त्म हो गया होगा। चला ओके। तो हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफेक्ट इज अराउंड ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है, ऐसा कोई मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स है, तो उसकी अराउंड कोई ऐसा इफेक्ट होना चाहिए, उसकी अराउंड कोई ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि वो इफेक्ट में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आए, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल
उस वाले इफेक्ट में आए तो वो चार्ज पार्टिकल का तो उसको पुल करता है, का तो उसको पुल करेगा, का तो उसको पुश कर देगा। वो देखेगा कि भाई वो चार्ज पार्टिकल्स अपने जैसा नेचर का है या अपने से अपोजिट नेचर का है। अगर अपने से अपोजिट नेचर का होगा तो वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, का तो वो अपने से सेम नेचर का होगा तो वो एक पुश कर देगा और बाहर तक कर देगा। ख्याल आया आपको? तो वो वाली जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट को हमने नाम दे दिया कि भाई दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन सा आया? एक चार्ज पार्टिकल्स बनाती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड थी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाती है? एक मास एलिमेंट, कि जब मास एलिमेंट होगा तो उसके अराउंड एक ऐसी फील्ड प्रोड्यूस होती है, इट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अगर एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है तो उसकी अराउंड भी एक फील्ड कवर होती है, इट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। ख्याल आया? ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके हाउस पे कोई एक पर्सन आ रहा है, एक अननोन पर्सन, आपको मालूम नहीं है कि वो पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो, पर वो आपका एक डोर खखड़ाता है। ठीक है, तो आप क्या पहले देखेंगे कि भाई आपके पास ऐसी सिस्टम है कि भाई आप बिना डोर ओपन किए आप उसको देख सकते हो। ऐसा कोई आपने कैमरा लगाया हुआ होगा, ओके, तो वो कैमरे में आप देखते हो कि भाई वो पर्सन हमारे रिलेशनशिप का है या हमारे रिलेशनशिप का नहीं है। अगर वो अननोन पर्सन होगा तो आप क्या करोगे? डोर ओपन करके बोलोगे भाई चले जाओ। चला है? ऐसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल्स की एक अराउंड एक इफेक्ट होती है, एक अराउंड एक इफेक्ट होती है। आप अपने हाउस पे खड़े हो इसलिए आप बोल सकते हो उसको चले जाओ। बिना आपके हाउस के बाहर आप खड़ोगे तो आप रोड पे उसको बोल सकते हो क्या यहाँ से चले जाओ? नहीं बोल सकते हो। वैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स का यहाँ पे इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट है। ऐसे ही आपका इफेक्ट अपने हाउस पे है, अपना हाउस पे अपना इफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप दूसरे को बोल सकते हो कि भाई यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही यह चार्ज पार्टिकल्स की अराउंड एक ऐसा इफेक्ट है, वो इफेक्ट में कोई अननोन पर्सन आएगा, ये इफेक्ट में कोई अननोन चार्ज पार्टिकल्स आएगा, तो वो चार्ज पार्टिकल्स अगर अननोन होगा तो वो क्या करता है? उसको पुश कर देगा। वैसे ही आपने किया, आपने क्या बोला कि भाई यहाँ से चले जाओ। अगर वो आपका गेस्ट होगा तो आप क्या करोगे? भाई अंदर आ जाओ। तो वो भी देखेगा कि वो चार्ज पार्टिकल्स अपने अपोजिट नेचर का है। अगर वो अपने अपोजिट नेचर का होगा तो वो क्या करेगा कि भाई चले आओ। चला है आपको? ऐसे यहाँ पे होता है। ठीक है, ओके, तो उसकी अराउंड उसकी इफेक्ट होती है। अगर हमको उसकी इफेक्ट फाइंड आउट करनी है, और दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये हमारा सपोज के एक ऐसी कोई एक हमारा एक मटेरियल अवेलेबल है, वो मटेरियल के पास, ये मटेरियल को हमने चार्ज कर दिया। कोई भी मेथड से आप चार्ज कर सकते हो। आपके पास 3 मेथड अवेलेबल है, बाय द रबिंग, बाय द कंडक्शन एंड बाय द इंडक्शन। आपने उसको चार्ज कर दिया, एक हेवी चार्ज कर दिया। ठीक है, ओके, तो हेवी चार्ज कर दिया तो उसकी अराउंड उसकी एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गई, उसकी अराउंड एक इफेक्ट उसकी प्रोड्यूस हो गई। एक ऐसा एरिया फाइंड आउट हो गया कि भाई वो एरिया में इसका चलता है, कोई दूसरे का चलने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो ऐसा एक इफेक्ट फाइंड आउट हो गई। देन आफ्टर क्या होती है? देन आफ्टर एक अननोन पर्सन आया, एक अननोन चार्ज आया। ठीक है, तो उसके पास भी चार्ज होगा ना, तभी वो उसके अराउंड एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और इसके पास भी चार्ज एलिमेंट अवेलेबल है। ओके, वो चार्ज हम ऐसे लाए। देन आफ्टर हमने देखा कि वो चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ तक हम लाए तो वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगता है और फोर्स लग के वो ऐसे चले गए। ठीक है, तो फोर्स लग के एक ऐसे चले गए, उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई दोनों का नेचर कैसा है? सेम। दोनों का नेचर सेम होगा तो उस पर फोर्स लगने वाला है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये दोनों का नेचर सेम आया तो वो ऐसे यहाँ पे चले गए। तो हमने उस फोर्स का हमको मेजरमेंट करना है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और स्प्रिंग से आप फोर्स को वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हो। जैसे हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो फोर्स की वैल्यू आई 10 न्यूटन, वो फोर्स की वैल्यू आई 10 न्यूटन। ओके, देन पर मैं क्या करता हूँ, भाई ए पर्सन को हमने पहले भेजा था, देन पर मैं ये सब कहता हूँ कि भाई अब कोई एक बड़े पर्सन को भेज दो। ओके, तो मेरे पास एक बड़ा भी पर्सन है। ओके, तो उसका तो इफेक्ट अभी भी है ही ना, इतना ही इफेक्ट उसके पास रहेगा। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, एक बड़े इफेक्ट एक बड़े वाले चार्ज को मैं ऐसे लाता हूँ इतना ही डिस्टेंस पे। और देन आफ्टर मैंने देखा कि भाई उस पर भी एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो उसका भी नेचर क्या होगा? सेम। उसका भी नेचर क्या होगा? सेम। इसके दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लाया तो उस पर एक फोर्स लगा, वो भी फोर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया एक स्प्रिंग लगा के। ठीक है, तो वो फोर्स का मैंने मेजरमेंट किया तो वो फोर्स की वैल्यू आई 20 न्यूटन। पहले वाला फोर्स की वैल्यू आई 10 न्यूटन, दूसरे वाला फोर्स की वैल्यू आई 20 न्यूटन। कैसे? आप देख सकते हो ये दोनों बॉडी क्या सेम है ना, एक बॉडी छोटी है एक बॉडी बड़ी है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ
कि भाई ये जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स चार्ज की क्वांटिटी भी डिपेंड है। यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी सपोज के होगी 1 माइक्रोकूलम और उसके पास है क्वांटिटी सपोज के 2 माइक्रोकूलम, उसके पास 2 माइक्रोकूलम है, इसलिए उसके पास फोर्स लगता है 20 न्यूटन और उस पर फोर्स लगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो आपको एक फाइंड आउट हो गया, आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आपने प्रूव कर दिया कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स लगाती है और फोर्स हमारे एक चार्ज पार्टिकल्स भी डिपेंडेंट है। कौन सा चार्ज पार्टिकल्स? बाहर का वाला। कौन सा चार्ज पार्टिकल्स? बाहर का वाला। ठीक है, जो बाहर में से जो एंट्री करेगा उस चार्ज पार्टिकल्स को आप देखेंगे, देन आफ्टर उस पर आप अपना फोर्स लगाएंगे। आप ऐसा भी करते हो जैसे कि आपको जैसे कि आप कोई एक नन्हे बच्चे को आप मारते हो और एक बड़े बच्चे को आप मारते हो, तो दोनों मारने में आपका डिफरेंस है। आपका एक स्मॉल बच्चा है, आपको उसे कम मारोगे और बड़े बच्चे को आप जोर से मारोगे, तो बड़े बच्चे को मारने के लिए आपने फोर्स क्या लगाया? ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे बड़े बच्चे आए तो उसने फोर्स लगाया ज़्यादा, और नन्हा बच्चा आएगा तो आप थोड़ा कम मारोगे, तो उस पर आप फोर्स कैसा लगाया? स्मॉल। तो यहाँ पे जैसे एक स्मॉल चार्ज आया तो उसने फोर्स लगाया स्मॉल। ख्याल आया आपको? ठीक है, तो अपनी एक एरिया होता है, वो जो एरिया हम बोलते हैं इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका एक एरिया कवर होता है, वो एरिया ओके। तो दूसरा आपको माइंड में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई उसका एरिया कितना होगा? उसका एरिया कितना होगा? ख्याल आया? वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या आपको एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया आपको दिखाएगा? क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हो? नहीं देख सकते। ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, ये दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि उसके बीच में कोई इफेक्ट है। तो उसके बीच में जो इफेक्ट है वो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप ओनली फॉर एज्यूम कर सकते हो कि भाई ऐसा हो सकता है, आप ओनली फॉर इमेजिन कर सकते हो कि भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक कोई ने देखी नहीं है। ख्याल आया कि भाई उस पर बीच में जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट अभी तक आपने कोई ने देखी नहीं है, वो ओनली फॉर आपने एज्यूम कर लिया कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ऐसा होगा, ये आपने एज्यूम किया है, ये कोई मिसके ये प्रूव तो हुआ है, बट ये उसके बीच में जो इफेक्ट था वो इफेक्ट कोई ने देखा नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजनरी लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज़ अ इमेजनरी लाइन, ये विजिबल नहीं होती है, एक कोई ने देखा नहीं है उसको। ठीक है, ओके। देन पर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, वो दिखती तो नहीं है। आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका एक पर्टिकुलर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारा एक दाऊद इब्राहिम डॉन है, दाऊद इब्राहिम डॉन का एरिया है पूरी मुंबई। ठीक है, ओके। तो अगर कोई अननोन पर्सन आएगा, एक यूएस से कोई एक पर्सन आया, तो उसको थोड़ी ना मालूम है कि भाई मुंबई पे उसका राज चल रहा है। ख्याल है? वो तो उसमें मुंबई में चला गया, तो मुंबई में चला गया तो डॉन क्या करेगा भाई? दाऊद क्या करेगा? उसको फोर्स लगाएगा। अगर वो अपनी टीम में आना चाहता है तो अपनी टीम में ले लेगा, अगर वो अपनी टीम में से बाहर जाना चाहता है उसको मार के भेज देगा। ख्याल आया आपको? तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि भाई यहाँ पे एक ऐसा चार्ज था, जो चार्ज की अराउंड उसका एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, चार्ज की अराउंड उसका कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था एक पर्टिकुलर उसके एरिया में। वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो एरिया तो वो अननोन पर्सन को कब मालूम पड़ेगा? वो अननोन पर्सन तो कब मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दाऊद का राज चल रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोई उसको मारेगा तब भी उसको मालूम पड़ेगा ना, उस पर फोर्स लगाएगा तब भी उसको मालूम पड़ेगा। ओके, तो वैसे ही हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स है, हम चार्ज पार्टिकल्स को उसकी तरफ ले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई उस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, उस पर एक पुल हो रहा है या पुश हो रहा है। अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आ रही, हम और भी नहीं ले आते, ध्यान पर हम देखते कि वो अपनी तरफ पुल हो रहा है। ठीक है, अपनी तरफ पुल हो रहा है, तो इसलिए उस पर फोर्स लग रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ तक लगा। ओके, तो हमने इसी एक बाउंड्री बना दी, ऐसी हमने एक बाउंड्री बना दी कि भाई यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा हमने एरिया फाइंड आउट किया, तो उसका एरिया ऐसे आया। ठीक है, तो यहाँ तक की उसकी इफेक्ट है, तो वो अपनी इफेक्ट में कोई भी जो चार्ज पार्टिकल्स हम रखेंगे, ऐसा नहीं है वन ही चार्ज पार्टिकल आप रख लो, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल है, वो सभी चारों चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स लगाती है, वो सभी चारों चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाती है। ख्याल आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वो जो फोर्स लगाती है वो फोर्स किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट था? वो चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड था, और अपनी खुद की इफेक्ट पे भी डिपेंड है, अपनी खुद की इफेक्ट पे भी वो डिपेंड है कि भाई वो अपनी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा और कम कर सकती है ना। ख्याल आया? आप अगर दूसरे पर्सन के साथ आप झगड़ते हो तो आप दूसरे पर्सन को देख के भाग जाओगे। कैसे? कि वो एक तगड़ा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा है,
आप उसको नहीं मार सकते हो, इसलिए उसको देख के आप भाग गए, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसके पास क्या थी? स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो जो पर्सन है, वो पर्सन के पास भी स्ट्रेंथ ज़्यादा या कम हो सकती है, तो इसलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर कोई नन्हा बच्चा होगा तो आप देख के उसके भाग जाएगा क्या? नहीं भाग जाएंगे, ठीक है, वो भाग जाएगा आपको देख के, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स मिस के आपके जो मिस के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन सा है भाई? चार्ज पार्टिकल्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोर्स। हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई? सोर्स पार्टिकल्स मीन्स द सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स चार्ज। हम उसने नाम दे दिया भाई सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर हमने टेस्ट करना है कि भाई कहाँ तक एरिया पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या किया कि दूसरा चार्ज पार्टिकल्स लाए। क्या आप दूसरा मास पार्टिकल लाए? नहीं लाए। आप क्या लाए? एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड चेक करनी है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया कितना है, तब कौन सा पार्टिकल से चेक करोगे? एक मास पार्टिकल से। एक आप मास पार्टिकल्स यहाँ सब फेंकेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं नीचे नहीं जाता तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल नहीं है, ऐसा प्रूव हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है ना कि भाई यहाँ पे आपने एक सोर्स चार्ज रखा और यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज ले आ रहे हो। तो टेस्ट चार्ज पे जब भी फोर्स लगेगा तो आप मान लो कि भाई यहाँ तक का उसका इफेक्ट है, ठीक है। आप देखिए कि आपने एक सोर्स चार्ज लिया, तो सोर्स चार्ज की अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और आप टेस्ट चार्ज उसकी टूवर्ड्स लेके जा रहे हो, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा कि भाई उस पर फोर्स लगा, तो एफ फोर्स कितना लगेगा? एफ इज इक्वल टू उसकी चार्ज की वैल्यू पे वो डिपेंड है, मीन्स के क्यू कहना पर उसकी स्ट्रेंथ पे। वो स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्ट्रेंथ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स एफ इज इक्वल टू फाइंड आउट होगा क्यू इंटू ई। क्या फाइंड आउट हो गया? क्यू इंटू ई। चला है आपको? तो यहाँ पे फोर्स लगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसकी इफेक्ट से। चला है, ठीक है। ओके, तो हमारी एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट हो गई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई हमारी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड है, वो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो अपना चार्ज पे वो डिपेंड है। अगर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा तो उसकी कोई इंटेंसिटी होगी, अगर 50 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज होगा तो उसकी इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा होगी। चला है, क्योंकि वो तगड़ा है, ठीक है। तो ऐसे उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वो जो फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स की भी वैल्यू उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। और दूसरा हमने चेक किया कि भाई उसकी चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू जो आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू पे भी वो डिपेंडेंट है। तो हमारा फोर्स का इक्वेशन मिल गया कि भाई एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इसमें हमारी ई क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स नहीं, हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सब्जेक्टिव बना दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सब्जेक्टिव बना दिया तो आपका इक्वेशन मिल गया एफ अपॉन क्यू। देन आफ्टर आपका इक्वेशन मिला कि भाई ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो आपको एग्जाम में पूछा कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डेफिनेशन बनाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे? मैंने क्या सोचा कि भाई ये जो आप चार्ज पार्टिकल्स आप टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो, टेस्ट चार्ज आपने एक यूनिट चार्ज ले लिया, सपोज के टेस्ट चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम। ओके, तो आपका इक्वेशन में लिख दीजिए कि भाई ई इज इक्वल टू एफ अपॉन इक्वेशन बना कि भाई एफ इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो आपको क्यू की वैल्यू रख देनी है 1, क्योंकि आपने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है कि यूनिट चार्ज, सो दैट क्यू इज इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन बन गया ई इज इक्वल टू एफ। तो आप डेफिनेशन क्या बनाओगे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बाय द यूनिट चार्ज। एक्सपीरियंस करता है फोर्स का कि भाई यहाँ पे वो दूर जाएगा, इसके उसके पास आएगा, या तो वो दूर जाता है, वो एक से एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बाय द यूनिट चार्ज पार्टिकल्स, इट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ध्यान आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यूनिट भी डिराइव करेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे आपने एक सोर्स चार्ज रखा था, तो ये चार्ज ही ना, ये चार्ज ही, आपने उसको नाम दे दिया है कि भाई सोर्स चार्ज। आपका भी नाम इसके 2-3 हो सकते हैं, ठीक है। ओके, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स लाए, वो भी है एक चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस पे उसका भी नाम हमने दे दिया कि भाई दिस इज अ टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप उसे टेस्ट करवाने वाले हो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। बट आप यहाँ पे आप देखिए कि भाई आपके पास दोनों चार्ज पार्टिकल्स ही है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स है तो आपको फाइंड आउट करना है एक फोर्स। तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने ऐसा बोला कि भाई उसका फोर्स है कैपिटल क्यू और ये छोटा वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है एक स्मॉल क्यू।
तो उस पर कितना फोर्स लगने वाला है, कूलम्बियन फोर्स आप निकाल सकते हो, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, आर है। तो F इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, इट इज द आल्सो फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पे फोर्स लग रहा है, उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड है और उसकी खुद की इंटेंसिटी पे भी वो डिपेंडेंट है। तो F इज इक्वल्स टू QE। तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम, इसलिए आप दोनों फोर्स को इक्वल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनाएंगे। हम देखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई हमारे पास एक मटेरियल है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई चार्ज कैन अप्लाइंग द फोर्स इज ड्यू टू अनदर चार्ज एंड चार्ज इज आल्सो द अप्लाइंग द फोर्स ऑन द मटेरियल इट हैव द जीरो चार्ज। इसके पास जीरो चार्ज है, उसका नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक प्लास्टिक का रोड रखा था ऐसे, तो प्लास्टिक का रोड के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसमें पोलराइजेशन हो गया, सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे उसका जो टोटल चार्ज है तो जीरो है और उसके पास यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है, एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। तो आपको कूलम्ब फोर्स लगाना है, तो कूलम्ब फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स ओनली फॉर एप्लीकेबल ऑफ द टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसका डिस्टेंस इतना ही है। देन आफ्टर ये नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है और उसका डिस्टेंस कैपिटल आर मीन्स के लार्ज है। तो कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा, ये वाला फोर्स ही मैक्सिमम होगा और ये वाला फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको नेट फोर्स फाइंड आउट हो रहा है, तो ये जो नेट फोर्स फाइंड आउट हो रहा है आप कूलम्बियन फोर्स से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, वो आप इंडक्शन से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ बाय इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एक इफेक्ट से लग रहा है, एक इफेक्ट से, तो वो वाली इफेक्ट तो ही हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वाली इफेक्ट तो ही हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने दूसरा भी एग्जांपल आपको दिया था कि भाई आपका जो कोई एक शॉर्ट चार्ज है, तो शॉर्ट चार्ज का उसके अराउंड कोई एक इफेक्ट होता है। जैसा यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट चार्ज लिया Q, तो उसके अराउंड ऐसा यहाँ पे कोई इसका इफेक्ट होगा। अगर वो इफेक्ट में कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स आता है, तो वो दूसरा चार्ज पार्टिकल्स को वो अपनी ऐसी डायरेक्शन में वो एक फोर्स लगाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे वो फोर्स लगा के उसको पुश कर देगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। चलो है, ओके, तो वो जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं कि भाई उसका जो पर्टिकुलर स्पेस फाइंड आउट हुई, वो स्पेस को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो वो कितना फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल्स टू QE। F इज इक्वल्स टू QE जितना वो फोर्स लगाए, क्योंकि उसकी इफेक्ट अवेलेबल है, वो इफेक्ट को हम बोलते हैं इंटेंसिटी E। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक Q चार्ज हमने रखा, तो उस पर एक फोर्स लगा, F इज इक्वल्स टू QE। ओके, तो वो जो फोर्स लगता था वो एक चार्ज की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट था, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और दूसरा किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वो जो सोर्स चार्ज, हमारा जो चार्ज जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू पे ही वो डिपेंडेंट है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, उसका आप मिस के ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, देन आप मिस का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो ऐसा आपको फोर्स लगेगा। तो इसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ कि भाई E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गई F अपॉन Q से। देन आफ्टर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनानी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो टेस्ट चार्ज जो लिया था, टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज मैं ले लूँगा भाई सपोज क्या 1 कूलम, तो मैं यहाँ पे 1 कूलम रखूँगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनी कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बाय द यूनिट चार्ज पार्टिकल्स एट दैट लोकेशन। यहाँ पे वो लोकेशन चेंज करेंगे तब भी उसका फोर्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स ना अपने नियर ले गए तो उसकी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ज़्यादा लगेगा।
वो फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपने रखा तो वो फोर्स आपका कम लगेगा, એટલે एक पर्टिकुलर वो एक लोकेशन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन में ऐसा लिखना कि भाई इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द force experience of force is equals to the experience of force by the unit charge at that location ओके। देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना कि भाई आपने एक न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट की ना, ये इज इक्वल टू F/Q। क्यों मैं भी आपको बहुत नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अगले भी आपको मैंने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसका इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन ही लिख के जाके और आपको मैं बता दे जाता हूँ कि भाई उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q ओके। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। तो यहाँ पे आपका यूनिट मिल गया कि भाई न्यूटन पर कूलम। आपको मालूम है मैंने एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी थी, एयर की मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने लिखी थी इंसुलेटर में। मैं आपको समझाया था भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ वन टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज इज हैव द इंसुलेटर्स। तो एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें मैंने एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसे लिखी थी कि भाई 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। वो क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रहा है आपको अभी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे यूनिट मिला। तो ये वहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई एवरी चार्ज पार्टिकल्स पे आप कितना फोर्स लगाते हो, एवरी चार्ज पार्टिकल्स आप कितना फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ ना कि भाई यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है तो उन पर एक फोर्स लग रहा है F = Q जितना, क्या रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है उस पर ही फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, बट यहाँ पे रहने वाला कोई फोर्स लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि वो अपने एरिया से बाहर है, चलाया वो अपने एरिया से बाहर है, इसलिए वो जो चार्ज पार्टिकल्स है हमारा सोल चार्ज, वो सोल चार्ज यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज था, तो टेस्ट चार्ज का आपने यूज़ क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपने टेस्ट चार्ज यूज़ किया, इसलिए तो आपने उसका नाम रख दिया पे टेस्ट चार्ज। जैसे आपका यहाँ पे यूनिट मिल गया न्यूटन पर कूलम। देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई उसका डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूटन का डायमेंशन आपको मालूम है भाई m1 L1 T⁻² होती है। फिर आपका कूलम का डायमेंशन मैंने आपको बताया था कैसा फाइंड आउट करना था कि भाई करंट की फॉर्मूला से I = Q/T एंड Q = IT आएगा, सो दैट एम्पियर इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। देन आप उसका हम डायमेंशन सेट करेंगे और हम बनाएंगे कि भाई m1 L1 और यहाँ पे T ऊपर चला जाएंगे तो सो दैट T⁻³ और एम्पियर इनवर्स, वो डायमेंशन हमारा फाइंड आउट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। देन आफ्टर ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की है वो कौन सी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था, वो हमने एक कूलम्स लॉ में ही स्टडी किया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो द डायरेक्शंस। ओके, तो उसके पास मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई फोर्स अपॉन चार्ज। ओके, देन आफ्टर उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है कि फोर्स की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन इज द फोर्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज रखा और टेस्ट चार्ज रखा, तो उस पर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आपने कल ही 2 एग्जांपल मैंने लेके आपको स्टडी किया रहा सकते, वहाँ पे आपके कोई भी एक स्पेस में 2 चार्ज पार्टिकल्स लोगे तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बीच में आपने लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन में ही आपका फोर्स लगने वाला है, ठीक है। वो लाइन पे ही आपका फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज अ कूलम्बियन फोर्स, अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए आप कंसिडर कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो यही डायरेक्शन में लगेगा, तो वो जो फोर्स लग रहा है तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, फोर्स की डायरेक्शन ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई फोर्स की डायरेक्शन ही, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो और जो इक्वेशन बना इट इज अ टेस्ट चार्ज के लिए बना। ओके, तो मैं एक दूसरा भी इक्वेशन बनाता हूँ, कैसे देखिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल Q लिया था, कैपिटल Q का आपको मीनिंग खबर पड़गी कि भाई दिस इज अ शॉर्ट चार्ज। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाता हूँ ऐसे, तो टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये शॉर्ट चार्ज है, उस पर फोर्स लगाएगा ना। ओके, ऐसा यहाँ पे एक Q है और ऐसी दोनों मैंने यहाँ पे दोनों चार्ज को मैंने ऐसे मिसके एक लाइन ड्रॉ कॉन्टेक्ट करवा दिया, मिसके एक कनेक्ट किया है, एक लाइन ड्रॉ की, कॉन्टेक्ट नहीं किया बट कनेक्ट किया, ठीक है। ओके, देन आप उसकी बीच का जो डिस्टेंस था वो मैंने ले लिया, सपोज कि R है, वो उसकी बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो उसका मैं नाम दे देता हूँ कि भाई दिस इज अ सोर्स चार्ज एंड दिस इज अ टेस्ट चार्ज,
ओके। तो देखो आपके आपने कूलम्ब्स लॉ में यही स्टडी किया था कि भाई आपके पास तो जो दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पास हमारे दो चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ एफ इज इक्वल्स टू के, तो के का क्या वैल्यू होती है 1/4πε0 एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होती है द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, देन आफ्टर क्यू इंटू के स्मॉल कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपन उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r²। देन आपने दूसरा भी इक्वेशन आपने यहाँ पे निकाला फोर्स का भाई, कि उसकी इफेक्ट में अगर कोई आप टेस्ट चार्ज लाओगे तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई जितना। तो वो जो फोर्स है वो दोनों फोर्स की क्वांटिटी क्या आती है सेम। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू क्यू ई लिख सकता हूँ ना। मैं इक्वल्स टू क्यू ई लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू आपकी कैसी है भाई, सेम ही है। ठीक है, देन आपने मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को आपको इक्वल करना है, तो एक क्यू और एक क्यू ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको टेस्ट चार्ज दिया है और यहाँ पे भी मैंने टेस्ट चार्ज ही लिया है, तो दोनों क्यू क्यू आपका कैंसल आउट हो गया। देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एक ही नहीं है, दूसरा भी आ गया और तीसरा भी आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देख लिए, अपन आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई आप कौन सा कॉन्सेप्ट में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ऐसा है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q/r² भी लिख सकते हैं। ठीक है, के इज इक्वल टू कूलम्बियन कांस्टेंट। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है वो ऐसा था कि भाई E इज इक्वल टू F/Q। देखिए ये दोनों इक्वेशन में आपका क्या मिसके चेंजेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल Q है और यहाँ पे है स्मॉल। तो कैपिटल Q इज अ शॉर्ट चार्ज एंड स्मॉल Q इज अ टेस्ट चार्ज। अगर आपका न्यूमेरिकल में टेस्ट चार्ज दिया है तो आप ए वाला इक्वेशन यूज़ के लिए का, तो आपको इक्वेशन में मिसके एक शॉर्ट चार्ज दिया है तो आप ए वाला इक्वेशन यूज़ कीजिए। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू दी हुई है, आपका गिवन डेटा कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करें। ठीक है, आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करें वो इसकी वैल्यू पे डिपेंड होता है। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होती है, क्योंकि वो किसकी पे डिपेंडेंट है, फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड है। और फोर्स किसकी वैल्यू पे डिपेंड है भाई, डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, इसलिए आपका लोकेशन, इसलिए तो मैंने आपको डेफिनेशन में परफेक्ट दिखाया था कि भाई एट दैट लोकेशन। ठीक है, तो by intensity of the electric field is equals to experience force by the unit charge at that location। at that location लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसकी इंटेंसिटी इतनी हो सकती है, बट आपने लोकेशन चेंज किया तो इंटेंसिटी भी आपकी चेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी अगर फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड है और फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड है। और यहाँ पे आपने प्रूव भी किया कि भाई आपकी इंटेंसिटी भी डिस्टेंस पे ही डिपेंड है। देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होके जाएगा ऐसे ऐसे आपका इफेक्ट कम होके जाएगा। ख्याल आया कि भाई दाऊद का जो इफेक्ट होता है वो ओनली पर मुंबई में ही है। ठीक है, बट उसका इफेक्ट इसके सूरत में नहीं है। ख्याल आया, तो इसके उसका रेंज खत्म हो गई। तो ये डिस्टेंस पे ही डिपेंड है, आपका डिस्टेंस इंक्रीज होके जाएगा तो उसका इफेक्ट कम होके जाएगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होके जाएगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होके जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने दो इक्वेशन निकाले। ओके, और आपका एक क्वेश्चन आता है, एक मिसके बहुत बार तो नहीं आया बट एक आधी बार आया आपकी एग्जाम में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या आने वाला है भाई, यही आने वाला है Q/r² वाला। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हमने लिया ना, ये हमने ले लिया भाई सपोज के पॉइंट चार्ज, उसकी ये हमारा सोर्स चार्ज था, तो सोर्स चार्ज की अराउंड हमारे को एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, एक इफेक्ट इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर चार्ज पार्टिकल्स को रखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट पे अगर उसको चार्ज पार्टिकल्स रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स हमका लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। चला है, तो हमने उसकी इफेक्ट में हमने एक टेस्ट चार्ज, हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ऐसा हमने एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, तो पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/r²। चलाया, और दूसरा भी लिख सकते हैं कि भाई E इज इक्वल टू F/Q, पर वहाँ पे आपको फोर्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो भाई E इज इक्वल टू Q/r²। ओके, और आपने क्या मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका जो इक्वेशन आ रहा है ना E इज इक्वल टू 1/4πε0
के क्यू अपन आर स्क्वायर, ये ओनली पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, जैसे हमारा फोर्स का इक्वेशन भी ऐसे मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट कर रहा था, बट उसको वेक्टर बनाने के लिए आपने क्या किया था, एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो मैं यहाँ पे भी एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, क्यू और क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई आर कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। तो ए नोमेनक्लेचर का क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपका जो टेस्ट चार्ज है ना, वो टेस्ट चार्ज उसकी तरफ जा रहा है, वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके आपको जाना है यहाँ से यहाँ तक, इसके जो पॉइंटिंग टूवर्ड्स होता है उसका पहले लिखते हो, जहाँ पर आप स्टार्टिंग करते हो उसका बाद में लिखते हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपन आर स्क्वायर, और उसको वेक्टर में लिखने के लिए आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। वैसे आप तीसरा भी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है, जो हमने आगे स्टडी किया था, ऐसा आप यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4πε0। देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 1/4πε0 भी लिखा और के भी लिखा, पर यहाँ पे आपको के लिखना नहीं है। क्यू अपॉन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर क्यूब, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर सेल्फ। वेक्टर सेल्फ मैंने क्या किया भाई, एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। यूनिट वेक्टर होता है ना, वेक्टर सेल्फ अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर, मेरा वेक्टर की जो वैल्यू आती, मोड ऑफ वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आर क्यूब कर दिया, ठीक है। इट इज़ द ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा आप बहुत सारे फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा आपने फोर्स के लिए जो फॉर्मेट बनाया था, ऐसा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। ओके।